लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैपेसिटिव रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रेजिस्टेंस के बारे में सेपरेटली पढ़ा था, यानी कि हर एक चीज़ को हम लोगों ने अलग अलग देखा था। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्किट हो जिसके अंदर ये वायर्स हो, यहाँ पर हमें जो है एसी सोर्स दे दिया गया हो और हमें ये कहा गया हो, जैसे कि आपको मालूम है बहुत से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जिनके अंदर हम लोग जो है रेजिस्टेंस को, कैपेसिटर को, इंडक्टर को एट ए टाइम भी यूज़ करते हैं। अगर हम इस तरह से कोई सर्किट ले लें कि हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को, जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसे एट अ टाइम यूज़ करें और उसे एसी सर्किट के साथ लगा दें, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये एक सर्किट है, इसके साथ मैं यहाँ पर अपना जो है एसी सोर्स लगा दूँ और इस एसी सोर्स के साथ मैं अगर रेजिस्टेंस लगा देती हूँ ये आर, तो मुझे मालूम था कि अब आर रेजिस्टेंस इसके साथ लगा देने से हम लोगों ने जो है वो इसके बारे में मुख्तलिफ फीचर्स पढ़े थे कि इसमें जो करंट और जो वोल्टेज है वो इन फेज रहते हैं, आउट ऑफ फेज नहीं होते। सिमिलरली जब हम लोगों ने एसी सोर्स का पढ़ा था इंडक्टर के साथ, तो हम लोगों ने उसमें देखा कि इंडक्टर के साथ जब पढ़ते हैं तो हमारा करंट जो है वो लीड करता है और हमारा वोल्टेज जो है वो लैग करता है। इसी तरह जब हम लोगों ने इंडक्टर के बारे में पढ़ा तो इंडक्टर में हमें ये मालूम हुआ कि जब हम एसी सोर्स को किसी भी इंडक्टर के साथ लगा देते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर, तो हमारा वोल्टेज उस केस में लीड कर जाता है और हमारा जो करंट है वो उस केस में जो है वो लैग करता है। तो ये डिफरेंट केसेस हम लोगों ने पढ़े थे। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा केस पढ़ना पड़े जिसमें हमारे पास दो चीज़ें एट अ टाइम ही आ जाए, जैसे कि अगर मैं लेट्स से कि मैं कहती हूँ यहाँ पर मेरे पास एक केस है जिसमें मैं एसी सोर्स अप्लाई कर रही हूँ, एसी सोर्स लगा रही हूँ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के साथ जो आपस में सीरीज़ वे में कनेक्ट हैं, तो इस सिचुएशन में मेरे पास किस किस्म की जो है फीचर्स, किस किस्म की प्रॉपर्टीज़ इस सर्किट के अंदर जो है वो पाई जाएंगी, उससे आज हम स्टडी करेंगे। जब हम सर्किट्स को अलग-अलग डील कर रहे थे तो हमें मालूम था कि हर सर्किट की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। जैसे कि जो रेजिस्टेंस आर थी उसे तो सेपरेटली हम लोगों ने रेजिस्टेंस कहा था। लेकिन जब हम लोगों ने कंडक्टर की बात की या कैपेसिटर की बात की, तो कैपेसिटर में हम लोगों ने कहा ये कैपेसिटिव रेजिस्टेंस एक्सी है। इंडक्टर में पहुंचकर हम लोगों ने कहा ये इंडक्टिव रेजिस्टेंस एक्सएल है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आ जाए, जैसे कि मैं इस केस की बात कर रही हूँ, ये केस नंबर हमारे पास वन है, इसे हम यहाँ पे नाम दे लेते हैं केस नंबर 1। अगर हम केस नंबर 1 की बात करें जिसमें हम सीरीज़ वे में ही बात करें, भी पैरेलल की नहीं बल्कि सीरीज़ वे को पहले समझेंगे। अगर मैं सीरीज़ वे की ही बात करूँ कि इस सीरीज़ वे में मैंने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को एट ए टाइम लगा लिया है, तो अब जाहिर सी बात है इस सर्किट के अंदर एक तो ये आर की अपनी रेजिस्टेंस होगी, उसके साथ अब कुछ ना कुछ एडिशन तो इस कैपेसिटर की रेजिस्टेंस का भी हो गया होगा ना। इसे मुझे एक्स सी लिख देना चाहिए, यानी कि यहाँ पर अब कैपेसिटिव रेजिस्टेंस भी आ जाएगी और ये जो टोटल रेजिस्टेंस है ये अब इस सर्किट की रेजिस्टेंस होगी। तो अब ये इस सर्किट की जो है कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी, इसे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि COMB, यानी कि कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो ये जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है सीरीज वे में, इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास इम्पीडेंस है। इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास जो है इम्पीडेंस है। मतलब कि अगर आप किसी भी सर्किट में जिसके साथ आप एक एसी सोर्स लगा रहे हो, उस सर्किट के अंदर आप अगर रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और हत्ता कि इंडक्टर भी कनेक्ट कर दें, तो उन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, उनकी रेजिस्टेंस का कंबाइंड इफेक्ट है, उसे हम इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस में बेसिकली रेजिस्टेंस ही है, लेकिन सेपरेटली एक अलग रेजिस्टेंस नहीं है, बल्कि ये कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। एक सर्किट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं, उन सब सर्किट की, मतलब कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, इन सब की रेजिस्टेंस का जो सम है वो हमारे पास इम्पीडेंस कहलाता है। आज हम इन्हीं सर्किट की इम्पीडेंस को पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने इसे केस नंबर 1 कहा था, क्योंकि सबसे पहले हम जो है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को आपस में कंपेयर करके देखते हैं कि अगर किसी एक ही सर्किट में लगाया जाए तो क्या हमारे पास जो है वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन निकलता है, इनमें क्या लीड करता है और क्या लैग करता है, और इम्पीडेंस का क्या इफेक्ट होता है इस तरह के सर्किट में। फिर केस नंबर 2 में जब हम जाएंगे तो हम रेजिस्टेंस का इंडक्टर, उससे हम यहाँ पे जो इंडक्टर हमने लगाया है उसके साथ कंपैरिजन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपना केस नंबर 1 देखते हैं। हम इसे कह देते हैं कि एसी थ्रू, ये हमारा जो केस है इसका नाम है एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट। अब जब हम एसी थ्रू आर सीरीज सर्किट की बात करें, और सीरीज सर्किट मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम लोग पैरेलल के साथ भी केसेस को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है वो सीरीज के साथ केसेस को डील कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि हमने बात की है कि हमने एसी सोर्स अप्लाई किया है, ये हमारा किसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, रेजिस्टेंस के साथ हम लोगों ने कैपेसिटर लगाया जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है।
इसके साथ हम लोगों ने एक एसी सोर्स अप्लाई कर दिया इस तरीके से। ये मेरे पास एसी सोर्स आ गया, ये मेरे पास जो है कैपेसिटर और ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई। अब क्या होगा, हमने इन दोनों के फीचर्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है वेक्टर डायग्राम बनानी है। अब जाहिर सी बात है, हमें वेक्टर डायग्राम का भी तो पता होना चाहिए कि इसकी वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगी। वेक्टर डायग्राम का फ़ायदा ये है कि हमें पता चल जाता है कि इस सर्किट में, इस तरह के सर्किट में कौन सी चीज़ लीड करती है और कौन सी चीज़ लैग करती है। तो क्या आपको मालूम है कि जब भी एसी करंट की बात हो या एसी सोर्स की बात हो, तो उसकी जो वोल्टेज या करंट की वेव्स है वो कुछ इस तरीके से बनती है, मतलब कि उसका एक साइकिल जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसीलिए हम लोग ये फीचर्स को पढ़ते हैं कि किस तरह के सर्किट में हमारा वोल्टेज जो है वो लीड करता है या हमारा करंट है जो वो लीड करता है। अब पहले अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, तो रेजिस्टेंस के केस में आपको मालूम है कि हमारा वोल्टेज और हमारा करंट दोनों ही इन फेज होता है, मतलब कि आउट ऑफ फेज ही नहीं होते। दोनों की जो वेव्स हैं वो एट अ टाइम ही एक पॉइंट से निकलती हैं और इस तरीके से एक दूसरे के साथ अपनी वेव जो है वो कंप्लीट कर लेती हैं, यानी कि अपना सर्किट या अपना साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लेती हैं। तो जब रेजिस्टेंस की बात होती है तो उसमें वी और आई इन फेज होती है, आउट फेज नहीं होती। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर की बात होती है, तो आपको मालूम है कि कैपेसिटर में हमारा जो वोल्टेज है या वो अपनी ही जगह पे रहता है, इसे इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि वोल्टेज के लिहाज से हमारा करंट जो है आई वो π/2 के डिफरेंस पे लीड कर जाता है। यानी कि हमारा वोल्टेज तो वहीं का वहीं रह गया, लेकिन हमारा करंट जो है उससे π/2 के डिफरेंस से आगे निकल गया। तो यहाँ पर चूंकि अब ये दो चीज़ें हमारे पास लगी हुई हैं, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस, तो इसी रेजिस्टेंस के इफेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पे देखना है, यानी कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के। एक बात तो हमें वेक्टर डायग्राम को ज़रा क्लियर करके बनाना पड़ेगा कि वेक्टर डायग्राम में आखिर हो क्या रहा है। हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज तो हमारा यही इसी जगह पे रहेगा, क्योंकि दोनों केसेस में जो वोल्टेज है वो इसी जगह पर है। या इसे और अच्छे वे में समझाने के लिए इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले रेजिस्टेंस का केस ले लें। रेजिस्टेंस के केस में आई और वी दोनों जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, इनमें कोई भी जो है लीड नहीं कर रहा। लीड नहीं कर रहा मतलब कि कोई भी वाई एक्सिस के अलोंग अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं गया। अगर लीड करता तो अपवर्ड जाता, अगर लैग करता तो डाउनवर्ड जाता। लेट्स से कि ये मेरे पास आई है जो कि रेजिस्टेंस आर का है, और वोल्टेज भी, उसका जो वोल्टेज है वो यहीं पर रहेगा। अब जो दूसरा केस आ जाता है हमारे पास कैपेसिटर का। कैपेसिटर के केस में क्या होता है कि हमारा वोल्टेज जो है वो लैग करता है। आपको मालूम है कि मैंने एक और डायग्राम भी बनाई थी लास्ट वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि अगर मैं यहाँ पर आई लिख लूँ तो मेरा जो वोल्टेज है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह π/2 के डिफरेंस पे लैग करता है आई के हिसाब से। अब चूंकि यहाँ पर मेरे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगे हैं, तो मुझे तो इन दोनों ही के केसेस को जो है वो मद्देनजर रखना पड़ेगा ना। तो क्यों ना मैं वोल्टेज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर लूँ। जब वोल्टेज जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा तो ये जो मेरे पास एंगल है ये टोटल π/2 है, यहाँ पर ये v आ गया। अब क्या करेंगे, और इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो कंबाइंड इफेक्ट हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बात की है कि जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर या इवन इंडक्टर भी इनके साथ लगा होता, तो इनकी रेजिस्टेंस का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसे हम लोग इम्पिडेंस कहते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात यहाँ पर आर जमा एक्स सी आ जाएगा, यहाँ पे प्लस एक्स सी आ जाएगा। ये आर जो है, आर के बाद आर तो इसी तरह से आ जाएगा और एक्स के साथ इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। लेकिन अगर हमें वोल्टेज कि इस सर्किट का कंप्लीट वोल्टेज क्या है, तो हमें मालूम है कि इस सर्किट का जो कंप्लीट वोल्टेज है या जो कंबाइंड वोल्टेज होगा, अब वो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस की वजह से भी होगा और वो जो वोल्टेज है वो इस कैपेसिटर की वजह से भी होगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड पे स्क्वायर्स ले लूँ इन सब के आपस में, तो आपको मालूम है कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जो कि वी आर है वो आई इंटू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। वी सी जो है वो आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो वी स्क्वायर कंबाइंड आ जाएगा। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर वी रह जाएगा, यहाँ पर आई स्क्वायर आर आ जाएगा, और यहाँ पर आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर इस चीज़ को इस तरीके से लिखा जाए कि यहाँ पे v का स्क्वायर था ना, v का स्क्वायर एज इट इज ही i का स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लिया जाए, r का स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर इस तरीके से ले लिया जाए। और अगर मैं इस चीज़ के ऊपर ही स्क्वायर रूट ले लूँ तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास v इज इक्वल्स टू आई इंटू अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है ना अंडरवुड के अंदर,
मतलब कि जो ये चीज़ आ रही है मेरे पास इस तरीके से आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, इसे थोड़ा सा इस तरीके से लिखना चाहिए ताकि हमें आसानी से समझ आ सके। आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब ये जो है इस चीज़ को हम लोग बेसिकली कहते हैं कि ये चीज़ हमारे पास इम्पिडेंस है। मैंने स्टार्टिंग में जो इम्पिडेंस की बात की वो बेसिकली ये समझाने के लिए की थी कि इम्पिडेंस होता क्या है, वो कंबाइंड इफेक्ट है। लेकिन इसे हम लिखते इस तरीके से नहीं है बल्कि इसे बेसिकली प्रूव करके लिखते हैं। तो जब हम इसे प्रूव करते हैं तो ये जो z है वो इस फॉर्म में निकल आता है कि r का स्क्वायर भी आ जाता है और x c का स्क्वायर और u अंडर रूट में। तो अब ये इम्पिडेंस का सही फॉर्मूला बनता है जिसे हम लोगों ने इस फॉर्मूले से बाकायदा प्रूव किया है। z को वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि वो कंबाइंड इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस का, जो कि उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर लगे हुए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वजह से है। लेकिन जब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो इसे बेसिकली इस तरीके से अंडर रूट के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन जब बोलते हैं तो हम लोग इजीली इस तरह से कह सकते हैं कि कंबाइंड इफेक्ट होता है हमारे रेजिस्टेंस और जो भी मतलब रेजिस्टेंस का जो उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर लगे हुए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वजह से होती है। तो अब यहाँ पर मैं V इज इक्वल टू आई इंटू जेड लिख सकती हूँ। अब दूसरी चीज़ जिसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो तो हमारी वेक्टर डायग्राम थी, वो तो वहीं पर रह गई। अब देखा जाए तो ये v यहाँ पर है, तो क्यों ना मैं यहाँ से भी एक v ड्रॉ कर लूँ, तो ये v आ जाएगा और यहाँ पर I इसी डायरेक्शन में। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक और डायग्राम बना कर दिखाती हूँ जिसमें आपको ये वाज़ा क्लियर हो जाएगा। मैं ये बात कर रही थी कि अगर कोई सर्किट के अंदर किसी सर्किट का वोल्टेज हो, लेट्स से कि आपके पास जैसे कि वेक्टर रेजोल्यूशन में आपने पढ़ा था ना, आपके पास कोई एक वेक्टर इस तरीके का होता है तो आप उसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हो, एक अलोंग वाई एक्सिस होता है और एक अलोंग एक्स एक्सिस होता है। सिमिलरली यही वाला काम जो है, ये वाला वाई एक्सिस आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हो और ये वाला एक्स एक्सिस आप ऊपर ड्रॉ कर लेते हो। कुछ इसी तरह का काम करते हो ना जब आप वेक्टर की रेजोल्यूशन करते हो। सेम यही वाला काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग किस सिचुएशन में कर रहे हैं कि हम यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं कि हम यहाँ पर इस तरीके से करें कि हमारा इस वक्त जो वोल्टेज है जो हमें गिवन है, जो कि हमारे सर्किट का कंप्लीट वोल्टेज V है, ये वाली चीज़ जिसे हम लोगों ने इम्पिडेंस कहा है, ये वाला वोल्टेज V है। अगर मुझे इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करना हो तो मैं बेसिकली उसे रिजॉल्व कर रही हूँ। लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो ये है कि रेजिस्टेंस की वजह से जो प्रोड्यूस हुआ था वोल्टेज और करंट वो इस डायरेक्शन में है। तो ये हमारा हम लोगों ने लेट्स से कर लिया कि ये हमारा I है। रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो तो बेसिकली इसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन कैपेसिटर की वजह से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो लैग करता है, इस वजह से उसकी डायरेक्शन नीचे चली जाती है। जब उसकी डायरेक्शन नीचे चली जाती है तो हम यहाँ से भी एक मज़ीद इसी के पैरेलल यहाँ पर भी जाहिर सी बात है कोई ना कोई वोल्टेज ही होगा ना, और वो वोल्टेज यहाँ पर ही है। जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की कि अगर वेक्टर की रेजोल्यूशन करो तो यहाँ से आप y कंपोनेंट ड्रॉ करते थे तो उसके पैरेलल भी तो y कंपोनेंट ही होता था, और अगर नीचे x कंपोनेंट है तो ऊपर भी उसके पैरेलल x कंपोनेंट ही होता था। अब यहाँ पर I कंपोनेंट है तो यहाँ बेसिकली I कंपोनेंट होना चाहिए। और ये वाली चीज़ चूँकि कैपेसिटर बेसिक चीज़ है, कैपेसिटर में ही तो वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट यानी कि रेजिस्टेंस के केस में तो पैरेलल है, उनमें तो कोई इन फेज या आउट फेज तो है ही नहीं, तो इसलिए उसके केस को हम लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे। हम लोगों ने सिर्फ करंट को उस केस में लिया है और वोल्टेज वो वाले केस का लिया है जिसमें वो लैग कर रहा है। तो ये कैपेसिटर के केस में होने वाला वोल्टेज है जो कि लैग कर रहा है। अब यहाँ पर ये हमें मालूम है कि जो हमारा वोल्टेज है इस आई के लिहाज से π/2 के डिफरेंस पर लैग कर रहा है, और ये वो वाला वोल्टेज है जो इस सर्किट का कंबाइंड वोल्टेज है जो कि I इंटू जेड, जिसे मैंने अभी फॉर्मूले से प्रूव किया है कि ये किस तरह से जो सर्किट का वोल्टेज है वो I इंटू इम्पिडेंस के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास I इंटू जेड है। बेसिकली अगर चाहो तो इसको भी रिजॉल्व करके देख लो या चाहो तो इस तरीके से कर लो, जो कि कॉन्सेप्ट है कि हम लोग V को लैग करते हैं तो यहाँ पर π/2 आ जाता है। और अगर मुझे ये वाले साइड का एंगल चाहिए तो अब यहाँ पर कोई ना कोई एंगल थीटा ही बन रहा होगा ना, तो π/2 में से ये वाला एंगल मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा कि वेक्टर V जो है यानी कि वोल्टेज V जो है सर्किट का कंबाइंड वोल्टेज है वो किस एंगल पे जाके वो जो है I के साथ एंगल बना रहा है, तो वो π/2 माइनस थीटा आ जाएगा। तो ये इस तरीके से वेक्टर डायग्राम बनती है कि हमारा जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा होता है कैपेसिटर के केस में, तो हम बेसिकली उसी केस को प्रेफर करते हुए वोल्टेज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं, और यहाँ भी उसके पैरेलल केस आ जाता है। सिमिलरली आई को हम लोगों ने एक्स एक्सिस के अलोंग रखा था, तो ऊपर वाला ही जो आई है उसे उसके पैरेलल नीचे भी ड्रॉ कर लिया। अब इसी चीज़ को समझने के लिए अगर मैं इसी मेथड को एक और तरीके से समझाऊँ
तो आपको मालूम है कि अगर मैं इसे इस तरीके से करूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारे पास वोल्टेज V आ रहा है और ये हमारे पास करंट I था। ये वो वाला वोल्टेज है जो इस सर्किट का कंबाइंड वोल्टेज है और ये वो वाला वोल्टेज है जो कैपेसिटर की वजह से प्रोड्यूस हुआ है और लैग किया है हमारे करंट से। सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ भी इसके पैरेलल ही एक वोल्टेज जो है वो ड्रॉ कर लिया है। इसे थोड़ा सा सही करके बनाना चाहिए ताकि ये इससे जो है सही तरीके से मिल सके। तो ये हमारा कंबाइंड वोल्टेज V आ गया इस तरीके से। ये हमारा कंबाइंड वोल्टेज आ गया और इसके पैरेलली हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे हमारा जाहिर सी बात है करंट होगा। अब अगर आप इस चीज़ को छोड़ दें, आपको मालूम है कि यहाँ पे कोई ना कोई एंगल थीटा है जिसके साथ हमारा जो सर्किट का कंबाइंड वोल्टेज है वो इंटरसेक्ट कर रहा है और ये जो कंप्लीट एंगल है इसे मैं दूसरे मार्कर से बता देती हूँ, ये टोटल π/2 था। अब मुझे अगर ये वाला हिस्सा चाहिए, सिर्फ ये वाला कि यहाँ वाला एंगल कितना है, तो इसे तो मैं इसी तरीके से निकाल सकती ना कि इस पूरे के पूरे एंगल के अंदर से इसे निकाल दूँ। तो मैं π/2 माइनस थीटा करूँगी तो मेरे पास ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा। अब जो मैंने इम्पीडेंस निकाली थी यहाँ, यानी कि मैंने V = I/Z किया है, उसे मैं एक और फॉर्मूले से भी कर सकती हूँ। आपको मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम में ये जो चीज़ होती है ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर = आपके बेस का स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पे जो बेस है हमारे पास VR का स्क्वायर कर लीजिए और ये वाला जो है वोल्टेज, ये चूँकि हमारे कैपेसिटर की वजह से प्रोड्यूस हुआ है तो इसे VC कर लीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है वो तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस की वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो वोल्टेज है वो तो I के अलोंग ही है यहाँ पे, यानी कि VR इसी तरीके से। लेकिन VC डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये चीज़ को भी माइंड में रखिए कि VC जो है वो लैग कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और VR जो है वो पैरेलल है I के। तो इसलिए हम लोग इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है = हमारी बेस का स्क्वायर प्लस हमारे जो परपेंडिकुलर है उसके स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से भी मैं V = I/Z निकाल सकती हूँ। अब अगर मुझे एंगल फाइंड आउट करना हो इम्पीडेंस के लिए, एंगल क्या आएगा, तो वो इस तरीके से निकाला जा सकता है कि हमें मालूम है कि tan थीटा आपको मालूम है कि जो tan थीटा होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अब इस केस में जो हमारा परपेंडिकुलर है वो तो हमारे पास है VC, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो हमारे पास VR है, मतलब रेजिस्टेंस की वजह से जो प्रोड्यूस हुआ है हमारे पास वोल्टेज वो है। अब VC जो है वो हमारे पास I/X आ जाएगा, यानी कि इसे अगर मैं फॉर्मूले के तौर पे रिजॉल्व करूँ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो V = I/R होता है। तो अगर मैं एक C की बात कर रही हूँ, यानी कि कैपेसिटर की वजह से प्रोड्यूस होने वाला वोल्टेज, तो I/X/C आ जाएगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस की वजह से प्रोड्यूस होने वाला वोल्टेज I/R आ जाएगा। ये I इस I से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास जो tan थीटा है वो tan थीटा इक्वल आ जाएगा इस तरीके से, tan थीटा XC/R के इक्वल आ जाएगा। और अगर आपको थीटा, सिर्फ थीटा मालूम करना है तो आपको मालूम है कि थीटा आप इस तरीके से मालूम करते हैं कि tan का इन्वर्स ले लेते हैं, tan इन्वर्स XC/R। और अगर इसे मज़ीद सॉल्व करना चाहें, आपको मालूम है कि फिज़िक्स में हम हर चीज़ को मज़ीद से मज़ीद डिराइव करते चले जाते हैं, तो XC जो है वो हमारे पास, अभी कल हमने इसी वीडियो में बात की थी कि ओमेगा × C होता है, तो अब R साथ लगा हुआ है तो मुझे मतलब कि XC जो है वो = 1/ओमेगा × C होता है। और अगर मुझे यहाँ पर थीटा को रिप्रेजेंट करना है तो मैं tan इनवर्स 1/XC की जगह ओमेगा/C लिख सकती हूँ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ R को, चूँकि R तो पहले ही बेस में था तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो हमारे पास थीटा निकला है वो tan इनवर्स I/ओमेगा/C/R के इक्वल आ जाता है। तो इस तरीके से आप एंगल भी निकाल सकते हैं। आप इम्पीडेंस के बारे में भी बता सकते हैं कि जो आपकी इम्पीडेंस है उसे आप इस तरीके से अब लिख सकते हैं ना कि आपकी इम्पीडेंस जो है वो इम्पीडेंस का स्क्वायर जो है वो आपके R के स्क्वायर और यहाँ पर प्लस आपकी XC के स्क्वायर के इक्वल आ गया है। इस तरीके से आपकी इम्पीडेंस निकल आती है। और अगर इसे मज़ीद सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं कि V² = VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। VC की स्क्वायर की जगह पर मैं इसको आपको डिराइव करके ही बता देती हूँ ताकि आपको भी कन्फ्यूजन ना हो कि हम किस तरीके से इसे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बात बता देती हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि ये हमारा करंट I है, ये वोल्टेज VC है और यहाँ पर एक वोल्टेज जो है कंबाइंड इफेक्ट की वजह से आया था। तो ये अब हमारा I है, ये हमारा जो है वोल्टेज V। इसे थोड़ा सा इस तरह सही कर लेती हूँ ताकि पता चल जाए।
ये हमारा करा वी आ रहा है इस तरीके से। अब हमें मालूम है कि हमारे जो सर्किट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है वोल्टेज वो वी स्केयर है, ये वी आर स्केयर प्लस वी जेड वी एक्स स्केयर वी सी स्केयर के इक्वल है। इसकी जगह मैं अब आई इंटू जेड स्केयर लगा सकती हूँ ना, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई है। और यहाँ पर आई स्केयर इंटू आर स्केयर आ जाएगा, यहाँ पर आई स्केयर इंटू एक्स सी स्केयर आ जाएगा। ये आई स्केयर इस आई स्केयर से और इस आई स्केयर से कैंसिल हो गया। तो अब जो इम्पिडेंस है वो मेरे पास आर स्केयर प्लस एक्स सी स्केयर के इक्वल आई है। तो क्यों ना मैं यहाँ पर बजाय वी लिखने के मैं यहाँ पर इसे z से रिप्रेजेंट कर दूँ कि ये चीज़ मेरी अब z के इक्वल है। तो यहाँ पर z बताने का फ़ायदा मुझे ये था कि अगर यहाँ मैं z बता रही हूँ तो इसका मतलब है कि ये एक्स सी हो गया मेरे पास, और जो ये वाली चीज़ है ये मेरे पास r हो गई। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ ना, कि ये मेरे पास रेजिस्टेंस रह गई, ये मेरे पास एक्स सी आ गई दोनों तरफ, नीचे भी रेजिस्टेंस, और ये जेड आ गई। तभी तो मैं कहूँगी ना कि हाइपोटेन्यूज का स्केयर जो है वो बेस के स्केयर प्लस परपेंडिकुलर के स्केयर के इक्वल है, उनकी एडिशन के इक्वल है। तो इस तरीके से मैंने इस डायग्राम को जो वेक्टर जो वोल्टेज वाली डायग्राम थी उसको थोड़ा सा रिवर्स इस तरीके से कर लिया। अब इसके फीचर्स ये हैं कि जब भी आपसे कहा जाए कि किसी सर्किट के अंदर जिसमें एसी सोर्स लगाया गया है उसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर एट ए टाइम यूज़ की गई हो, तो उसकी इम्पिडेंस के बारे में अगर आपको बताना हो तो आप हमेशा कहेंगे कि जो आपकी इम्पिडेंस है वो लैग करती है आर से। देखिए ना, आर अबव है और इम्पिडेंस नीचे है, और यहाँ पर एंगल थीटा था। तो आपकी जो इम्पिडेंस है जेड वो लैग करती है आपके आर से कितने डिफरेंस से, फेज डिफरेंस है वो पाई का आ जाता है। सिमिलरली जो आपका z है वो लीड करता है आपके एक्स सी से तो पहले ही आ रहा है ना, तो इससे ये लीड करता है। और कितना लीड करता है इस एंगल को भी हम निकाल चुके हैं, जो कि पाई बाय 2 माइनस थीटा है। तो आप ये बता सकते हैं किसी भी सर्किट के लिए कि आपकी इम्पिडेंस का क्या इफेक्ट होगा, क्या कंबाइंड इफेक्ट होगा। तो आप ये बता सकते हैं कि इम्पिडेंस हमेशा उस सर्किट के अंदर जिसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हमेशा इम्पिडेंस आपके रेजिस्टेंस से लैग करेगी, और आपकी जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है उससे हमेशा लीड करेगी। और कितने एंगल पे ये भी आपको मालूम है। तो ये इसका सिर्फ केस नंबर 1 था जिसमें हमने कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस को अप्लाई करके इम्पिडेंस के बारे में मालूम किया कि इम्पिडेंस क्या चीज़ है, ये कंबाइंड इफेक्ट है, इसे किस तरह से निकाला जाता है और किस तरीके से वेक्टर डायग्राम के जरिए इसे रिप्रेजेंट किया जाता है।